गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी राष्ट्रपति पर बात अपनी कर रहे हैं। कल राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य पर बात करते हुए विधायी शक्तियों के अंतर्गत हमने आपसे अध्यादेश शक्ति और संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति पर बात की थी। वहां से किसी का भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। और आज हेडिंग डालिए राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। सभी को गुड मॉर्निंग। एक साथ आप लोग जुड़ते रहिए और अपने जो क्वेरी है, क्वेश्चन है, वो पूछते रहिए। हेडिंग डालिए राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें सबसे पहला एक आर्टिकल है 143। 143 क्या कहता है? वन 143 क्या कहता है, आगे उसको समझा देता हूं। इसकी हेडिंग है 143 की। इसको भी बहुत डिजाइन ढंग से किया गया है आर्टिकल को। उसका लाभ ये रहता है कि कभी भी कोई न्यायिक ऐसा मामला न खड़ा हो जाए जिससे संवैधानिक व्यवस्था को कोई दिक्कत हो, इसके लिए इस अनुच्छेद को पैदा किया गया है। तो अनुच्छेद 143 की हेडिंग पहले आप लिख लो। हेडिंग क्या है? उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। पावर्स राष्ट्रपति के नाम पर बहुत सारी हैं। हम संविधान के अनुच्छेदों के माध्यम से सिर्फ उन्हीं पे डिस्कस कर रहे हैं जो परीक्षा के लिए आपके लिए जरूरी है। प्रणाम समीक्षा, कुंती, अनुज, अब्दुल, शैलेश, गौरव, रजनी, भूपेंद्र, ऐश्वर्या, फारूक, यशवंत, सब लोगों को गुड मॉर्निंग। आते रहो, ठीक। तो 143 को पहला आर्टिकल मैं बता रहा हूं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में, जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। इसकी हेडिंग आपको बताई, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अगर जो एक लाइन में बताएं तो किसी भी जनहित के मुद्दे पर राष्ट्रपति महोदय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, और यदि उनके द्वारा कोई परामर्श दिया जाता है तो राष्ट्रपति महोदय उस परामर्श को मानने को बाध्य नहीं है। किंतु एक दूसरे की संवैधानिक स्थिति को देखते हुए परामर्श दिया भी जाता है और परामर्श माना भी जाता है। ये तो हमने एक लाइन में कहानी बता दी, लेकिन अब हम तुम्हें समझाना चाहते हैं कि आर्टिकल की भाषा क्या है, संवैधानिक भाषा के नजरिए से आप इसको कैसे समझेंगे। तो संविधान में 143 में पढ़ के आपको सुनाता हूं, फिर आपके साथ डिस्कस करता हूं। हेडिंग बता दी, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। पहला पॉइंट है इसमें, पॉइंट नंबर 1, यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का है और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा, और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। ठीक दोस्तों, पहले तो इसको समझने के लिए एक एक पॉइंट पढ़ता जा रहा हूं और समझाता जा रहा हूं, ये क्लियर हो जाए। पहली चीज तो याद रखना, यहाँ पे लिखा है कि यह शक्ति किसकी है? राष्ट्रपति की। लेकिन इसी बात की घोषित मान्यता क्या है कि यह शक्ति किसकी है? प्रधानमंत्री की। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे और किसी भी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की सलाह मांग सकते हैं। उच्चतम न्यायालय अपने यहाँ विचार विमर्श के उपरांत, चाहे जैसे भी वो बातचीत करें, अन्य न्यायाधीशों से सुनवाई करें, अन्य एडवोकेट से बात करें, फिर वो अपना सलाह भेज देंगे सरकार के पास। इसमें दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 131 के परंतु के किसी बात के होते हुए भी इस प्रकार के विवाद को जो उक्त खंड में वर्णित है राय देने के लिए उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा
और उच्चतम न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो है ठीक समझता है राष्ट्रपति को अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। इसमें और कुछ नहीं कहा गया, उसी बात को अन्य उपबंधों के साथ जोड़ के कह दिया गया कि सारी शर्तें होते हुए भी, अब जैसे 131 को अगर जो आप देखोगे तो क्या कहा गया है, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उसके होते हुए भी और उसमें कोई भी बात न शामिल होते हुए भी राष्ट्रपति सलाह मांगेंगे और वो सलाह देंगे, बस इसी बात को जोर देके कहा गया है। इसी में एक टिप्पणी जोड़ी गई है 143 में, सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता में है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित ऐसे प्रश्न के संदर्भ में उत्तर या परामर्श दे जो भविष्य में उठ सकता हो या सार्वजनिक महत्व का हो या किसी पूर्व निर्देश में अनुत्तरित रह गया हो। ये 2002 में एक केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। अगर जो सरकार को लगता है, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल 370 को लेकर अगर जो सरकार को लगता कि इस पर बाद में कोई विधिक प्रश्न उठ सकता है तो वो पहले ही आदरणीय न्यायमूर्ति महोदय से परामर्श ले सकते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऑन रिकॉर्ड इसको कहना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि अपने ही विद्यार्थी हो इसलिए बता रहा कि कभी कभी ऑन रिकॉर्ड न बात होकर ऑफ रिकॉर्ड भी हो जाती है, ठीक, क्योंकि सबको मिलकर सरकार चलानी है, सब पढ़े लिखे लोग हैं वहां, सब जानकार लोग हैं वहां, सबको देश का भला सोचना है। पढ़े लिखे का मतलब होता है जिनको जानकारियां हो, तो ऐसे लोग मिलकर देश के हित में ही काम करते हैं। आप इन्हें दुश्मन मान के वहां पर न सोचें। सभी लोग भारत के संविधान, भारत की जनता के लिए काम करने को वहां एकत्र होते हैं। तो 143 को शॉर्ट में याद रखने के लिए मैं बता रहा कि राष्ट्रपति किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चाहें तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं और उच्चतम न्यायालय अपने यहाँ विचार विमर्श के उपरांत वह परामर्श दे सकता है। लेकिन आगे इसमें जोड़ दिया कि उच्चतम न्यायालय बाध्य नहीं है कि परामर्श दे, और यदि परामर्श दे तो राष्ट्रपति जी बाध्य नहीं है कि उस परामर्श को माने, किंतु एक दूसरे की संवैधानिक स्थिति देखते हुए परामर्श दिया भी जाता है और परामर्श माना भी जाता है। लेकिन यहां यह याद रखना कि राष्ट्रपति जी जो परामर्श मांग रहे हैं वो हकीकत में परामर्श कौन मांग रहा है, प्रधानमंत्री महोदय। क्लियर हो गया दोस्तों ये पॉइंट। पहला पॉइंट तुम्हें बताया आर्टिकल 143 राष्ट्रपति जी की न्यायिक शक्तियों में। अगली राष्ट्रपति जी की जो न्यायिक शक्ति है उसकी हेडिंग डालिए अनुच्छेद 102। अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 102 जो है, इसको एक और प्रश्न के उत्तर के लिए आप हमेशा याद रखिएगा, जब पूछा जाता है लाभ के पद को किसमें वर्णित किया गया तो अनुच्छेद 102 है। 102 क्या है? हेडिंग 102 की है संसद के लिए निर्हरिताएं, संसद के सदस्यता के लिए निर्अर्हताएं, disqualifications for membership, disqualifications for membership, disqualifications of membership, सदस्यता के लिए निर्हरिताएं। इसको ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति महोदय संसद सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय करते हैं। जहां भी निर्णय लिया जाता है उसको हम न्यायिक शक्ति मानते हैं। डिसीजन देना, दोनों पक्षों को सुनना, सही गलत का निर्णय देना, तो यह न्यायिक शक्ति में शामिल होता है। 102 आज तुम्हें पढ़ के पूरा सुनाऊंगा क्योंकि 102 परीक्षा के नजरिए से 102 चर्चित आर्टिकल है। इसका पहला पॉइंट है कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निर्हरित होगा। निर्हरित मतलब डिस्क्वालीफाई, अयोग्यता होगी उसकी। क्या क्या होगी? यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निर्हरित न होना संसद ने बिल द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है। सबसे पहले तो संसद सदस्य की निर्योग्यता यहीं से तय होगी, लाभ का पद। इसीलिए यह लाभ का पद अनुच्छेद 102।
दूसरी अयोग्यता क्या है? यदि वह विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है। इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड्स सो डिक्लेयर्ड बाई ए कंपिटेंट कोर्ट। अगर जो कंपिटेंट कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ है कि आप पागल हैं, ठीक है, विकृत चित्त का मतलब क्या है? पागल, अनसाउंड माइंड, आपका दिमाग साउंड नहीं है, आप दिमाग से सही निर्णय नहीं कर पाते हैं, तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्त, अगला पॉइंट है, यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है, इफ ही इज एन undischarged insolvent, if he is an undischarged insolvent, यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है। अनुन्मोचित दिवालिया का मतलब क्या होता है? दिवालिया हो जाना, जो अपने जो देयताएं हैं, लायबिलिटीज हैं, उनको पूरा नहीं निभा पाता है, तो वो दिवालिया हो जाता है। तो यदि दिवालिया है। अगला पॉइंट, ये सब अंग्रेजी टर्म हिंदी टर्म दोनों जानते जाओ, जो डाउट आए वो क्वेश्चन में हमसे पूछते जाओ। इतने डिटेल में आराम से समझाने के लिए मुश्किल है कि कोई तुम्हारे साथ तैयार हो। अगला पॉइंट, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुशक्ति को अभिस्वीकार किए हुए है। बफरिंग हो रही तुम्हारी तरफ हो रही होगी यार, हमारी तरफ तो नहीं होनी चाहिए। बाकी सब लोग बताओ कैसा चल रहा है नेट स्पीड? हमारी तरफ से बफरिंग हो रही क्या? सब लोग आंसर करो। क्लियर है? सही है सर, सही है एकदम, बहुत अच्छा। क्या हुआ कसुधान, तुम्हारी दिक्कत है? ऑल इज ओके, अब सही है, क्लियर है, सही चल रहा है क्लास, क्लियर है सर, सही है सर, ओके सर, ठीक है सर, क्लियर सर, क्या बात है, जबरदस्त। चलिए अगला पॉइंट समझिए। एक दो लोगों को दिक्कत होती तो मत लिखा करो, क्वेश्चन पूछा करो। ठीक ठीक, चलिए, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुशक्ति को अभिस्वीकार किए हुए है। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया कि यदि भारत का नागरिक नहीं है तो अयोग्य होगा, यदि उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ले ली है तो वह अयोग्य होगा। ठीक, यदि उसने किसी दूसरे राज्य के प्रति निष्ठा घोषित की है। नेक्स्ट, यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा उसके अधीन इस प्रकार निर्हरित कर दिया जाता है, यदि संसद से बनाए गए किसी कानून के आधार पर यदि उसको अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तो इस आधार पर वह संसद की सदस्यता से एलिजिबल नहीं होगा, फिर उसको संसद की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। ठीक, ये दी गई हैं शर्तें जिनसे तय होता है कि कोई भी सदस्य रह पाएगा या नहीं। इस पर राष्ट्रपति जी विचार करते हैं, देखते हैं कि अगर जो इनमें से कोई निर्योग्यता है तो फिर ऐसे आदमी को संसद सदस्य नहीं बनाया रखा जा सकता है। स्पष्टीकरण इसमें है, इस खंड के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है। किसी भी संघ सरकार में मंत्री होना लाभ का पद नहीं माना जाएगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा स्पष्टीकरण, कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य होने के लिए निर्हरित होगा यदि वह 10वीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निर्हरित हो जाता है।
10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल। क्लियर है दोस्तों? यहां तक किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। दूसरे स्पष्टीकरण में साफ साफ आपको यह बता दिया गया है कि अगर जो 10th शेड्यूल में आप 10th शेड्यूल में क्या है? प्रोविजंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशंस ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, दल बदल का आप पर यदि कोई दल परिवर्तन का, डिफेक्शन दल परिवर्तन, निष्ठा इधर से उधर ट्रांसफर हो जाती है। अभी राजस्थान मध्य प्रदेश में ये सारे प्रश्न चल रहे हैं, आप जानते हैं। लास्ट वाला पॉइंट बता दीजिए सर। लास्ट वाला, कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य होने के लिए निर्हरित होगा यदि वह 10वीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निर्हरित हो जाता है। 10वीं अनुसूची मतलब दल बदल, डिफेक्शन, डिस्क्वालिफिकेशंस दी गई हैं डिफेक्शन के लिए। एक दल से आप चुनाव जीत के आते हैं, दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं तो आपकी निष्ठा बदल जाती है इस आधार पर। ये हो गई राष्ट्रपति जी की संसद सदस्यों की अयोग्यताओं का निर्धारण और उनकी सदस्यता तय करने का मामला। ठीक, यहां तक सारा क्लियर। आगे बढ़ा जाए। नंबर 3, तीसरी राष्ट्रपति जी की कौन सी शक्ति है? तो उसमें हेडिंग डालिए क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। और क्षमादान शक्ति में वो क्या क्या करते हैं, इसको लिखने के लिए हेडिंग डालिए अनुच्छेद 72, 72, आर्टिकल 72 में उनकी क्षमादान शक्ति का अधिकार उन्हें दिया गया है। 73 पहले हम आपको पढ़ के सुना देंगे, फिर उसमें जो भी आपका क्वेश्चन होगा 72, सॉरी क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72, 72 पहले पढ़ के सुना देते हैं, फिर समझा देते हैं। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ लेना। क्षमा आदि की और अन्य मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट pardons etc. and to suspend, remit and commute sentences in certain cases। ठीक, फिर दोबारा हेडिंग पढ़ दे रहा हूं। क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट pardons etc. and to suspend, remit और commute sentences in certain cases। ठीक, पहला पॉइंट, राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है, उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है, शक्ति होगी। खंड 1 के उपखंड का की कोई बात संघ के सशस्त्र बलों के किसी ऑफिसर की सेना न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। खंड 1 के उपखंड गा की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रयोक्तव्य मृत्यु दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। ये तो लिखा हुआ है टोटल हमारा अनुच्छेद 72, लेकिन इससे आपको बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आएंगी। अब मैं आपको एक एक करके चीजें समझाता हूं। पहले तो इसको प्रैक्टिकली भाषा में समझ लीजिए कि यह क्षमादान शक्ति होती क्या है। यदि किसी व्यक्ति को कहीं भी सिद्ध दोष ठहराया गया है, चाहे वो सेना का न्यायालय हो, चाहे वो कोई भी विधि का न्यायालय हो, चाहे वो कोई भी मामला हो, चाहे उसको मृत्युदंड ही क्यों न दिया गया हो, लेकिन ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो राष्ट्रपति से अपने क्षमादान के लिए प्रार्थना करता है, तो आदरणीय राष्ट्रपति महोदय उसको क्षमा कर सकते हैं, उसके दंड का प्रविलंबन कर सकते हैं, उसके दंड का विराम कर सकते हैं, उसके दंड का परिहार कर सकते हैं और उसके दंड का लघुकरण कर सकते हैं। राष्ट्रपति यह कार्य मंत्री परिषद की सलाह से करते हैं, तो अघोषित रूप से यह शक्ति किसके पास चली जाती है?
प्रधानमंत्री जी के पास। जो मंत्रिपरिषद चाहती है वो होता है। इसलिए मंत्रिपरिषद तो कभी कभी राजनीतिक रूप से इसका दुरुपयोग कर सकती है। इसीलिए केहर सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश दिया था कि ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए सरकारों को अपनी स्पष्ट एक गाइडलाइन तैयार करनी चाहिए कि किस किस को वो क्षमा करेंगे और किन किन आधार पर और क्या क्या क्षमा करेंगे। नहीं तो ऐसे इसका राजनीतिक दुरुपयोग होगा जो कि हित में नहीं होगा। और यदि ऐसा दुरुपयोग करती हैं सरकारें तो न्यायालय बाध्य होगा कि वह इसका परीक्षण करे, ठीक है, पुनरावलोकन करे, रिव्यू करे। इसलिए गाइडलाइन बनानी चाहिए और फिर भी अगर जो किसी को लगता है कि गलत क्षमादान हुआ है तो न्यायालय में अपील करने पर न्यायालय उस पर रिव्यू करता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो एक एक पॉइंट करके मैं तुम्हें समझा देता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे एक चीज पहले बताई कि राष्ट्रपति क्षमा कर देंगे। क्षमा कर देना क्या है? पर्डन। पर्डन में क्या है कि पूरी माफी दे दी कि साहब इन्हें ये सजा दी गई। अब इसको प्रैक्टिकली ऐसे समझना कि जो सजा दी जाती है वो सजा कौन देता है? न्यायपालिका। लेकिन उस सजा को लागू कौन कराता है? कार्यपालिका। तो राष्ट्रपति महोदय, न्यायपालिका, कार्यपालिका सबके ऊपर है। कार्यपालिका के सारे कार्य राष्ट्रपति करते हैं। तो न्यायालय सजा दे देगा लेकिन उसको लागू कराने की जिसकी जिम्मेदारी है वो लागू नहीं कराएगा। और चूंकि राष्ट्रपति न्यायपालिका के भी ऊपर है और वही कार्यपालिका के सबसे बड़े शक्ति धारक हैं, तो वो अगर उसको नहीं कराते तो न्यायालय इसमें बुरा नहीं मानता है क्योंकि उसके भी कर्ता धर्ता राष्ट्रपति महोदय हैं। तो इसलिए यह शक्ति राष्ट्रपति के नाम पर प्रयोग कर ली जाती है। पहले हम पांचों ये बता देते हैं फिर आगे की बातें बताते हैं। क्षमा हो गया, क्षमा पर्डन, पूरा माफ कर दिया, सजा दी गई, तुम्हें कोई सजा नहीं होगी, घर जाओ अपना काम धाम करो। दूसरा कहा गया प्रविलंबन, रेप्राइव। रेप्राइव में क्या होता है कि अनिश्चित काल के लिए अस्थायी निलंबन कर दिया जाता है। इनको यह सजा दी जाएगी लेकिन कब दी जाएगी? जब राष्ट्रपति चाहेंगे। अभी फिलहाल इनको यह सजा नहीं दी जाएगी। तो सजा तो तुम्हें काटनी पड़ेगी, कब काटनी पड़ेगी ये अभी तय नहीं किया जाएगा। ये होता है प्रविलंबन, रेप्राइव। तीसरा होता है विराम, रेस्पाइट। विराम में क्या होता है कि दंड की मात्रा और प्रकृति दोनों में परिवर्तन कर दिया जाता है। अब दंड की मात्रा और प्रकृति, जब भी न्यायालय कोई सजा सुनाता है, दंड देता है, तो उसमें दोनों चीजें शामिल होती हैं। मात्रा होती है टाइम, कितने समय के लिए, और प्रकृति होती है साधारण कारावास, सश्रम कारावास। ठीक, तो दोनों में परिवर्तन किया जाए तो वह विराम कहलाता है, रेस्पाइट। चौथा तरीका है परिहार, रेमिशंस। रेमिशन में क्या होता है कि मात्रा कम कर दी जाती है, प्रकृति वही रहती है। 5 साल से 3 साल कर दिया जाएगा, लेकिन अगर जो सश्रम मिला है तो सश्रम ही पूरा करना होगा। लघुकरण, कम्यूट, इसमें मात्रा वही रहती है, बस प्रकृति में परिवर्तन कर दिया जाता है। 3 साल के लिए सश्रम दिया गया है तो 3 साल का साधारण कर दिया जाएगा, श्रम नहीं लिया जाएगा। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए ऐसा कर दिया जाता है। ठीक, ये 5 तरह से क्षमा के तरीके बनाए गए हैं जिनमें राष्ट्रपति महोदय मंत्रिपरिषद की सलाह से किसी दोष सिद्ध व्यक्ति को माफ कर सकते हैं। ठीक, केहर सिंह बनाम भारत संघ 1989 इस संदर्भ में बड़ा मामला है जहां कहा गया था कि आपको इस पे विचार करना चाहिए, नहीं तो न्यायिक पुनरावलोकन और उस सबको शक्ति का। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि अगर जो राष्ट्रपति ने क्षमादान किया है तो क्या जो दंड का आदेश न्यायालय से पारित हुआ था उसमें संशोधन होगा? जी नहीं। न्यायालय की प्रक्रिया में वह निर्णय ठीक वैसे ही रहेगा हमेशा। वहां पे यही लिखा रहेगा कि इस अपराध में इस व्यक्ति को इतने वर्ष, इतना ये मृत्यु दंड, ये दंड दिया गया। लेकिन दंड लागू कराना चूंकि कार्यपालिका का काम है तो कार्यपालिका उसमें माफ कर दे रही है। इसलिए परिहार और लघुकरण, परिहार में मात्रा कम की जाती है और लघुकरण में प्रकृति कम की जाती है।
परिहार में मात्रा में कमी, लघुकरण में प्रकृति में कमी, विराम में दोनों में कमी, प्रविलंबन में अनिश्चित काल के लिए टाल देना, अस्थायी निलंबन इसे कहते हैं, और क्षमा में पूरी तरह क्षमा कर देना। ठीक है दोस्तों, ये टोटल राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति पर हमारी बात हो गई। यहां किसी का कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। क्लियर यहां तक? किसी का कोई क्वेश्चन? ये हमारी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां पूरी हो गई। अब हेडिंग डालिए राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। अभी भी कोई क्वेश्चन हो मन में पूछ लो। बहुत काम की चीज है, ये ध्यान रखना। इस शक्ति का भी प्रयोग प्रधानमंत्री महोदय करते हैं। सर, क्या किसी पे आपराधिक मामला दर्ज है और राज्य सरकार उस आपराधिक मामले को वापस ले लेती है तो यह क्या कहलाएगा और किस प्रकार की शक्ति के अधीन आएगा? अरे भैया, ये किसी के अधीन नहीं आएगा। आज हमारी तुम्हारी लड़ाई हो, तुम हमारी शिकायत कराओ, फिर तुम्हारी हमसे दोस्ती हो जाए, तुम अपनी शिकायत वापस ले लो, तो ऐसे तो हर मुकदमे में एक पार्टी अगर जो अपना मुकदमा वापस ले लेती है तो वो सही हो जाता है। ठीक, अगर जिसने शिकायत की वही शिकायत। आज तक कितने को दे चुके हैं क्षमा? अनिश्चित, मतलब अनगिनत बहुत लोगों को क्षमा किया गया है। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, किसी भी ऐसे क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति होता है जो प्रकृति नहीं है उसकी अपराध करने की, दुर्घटनावश कोई अपराध हो गया। सिर्फ उदाहरण के लिए कह रहा हूं, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। कि मान लो किसी बच्चे को मैंने मार दिया थप्पड़, उसने जाके शिकायत कर दी, हमें 3 साल की सजा हो गई। हमने राष्ट्रपति महोदय से निवेदन किया कि मैं एक बहुत सीधा साधा अध्यापक हूं, जीवन में मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने उस विद्यार्थी को सिखाने के लिए, डराने के लिए ऐसे ही थप्पड़ चलाया था, वो उसको लग गया, तो मैं कोई अपराधी नहीं हूं, आप मेरी सजा माफ कर दीजिए, मैं तो विद्यार्थी के अच्छे के लिए उसको ऐसा कर रहा था। तो चूंकि न्यायालय में तो निर्णय वही होगा जो तथ्य होंगे। तथ्य में यह है कि आपने थप्पड़ मारा है, हाँ मारा है, तो आपको ये सजा होगी, हाँ होगी। कोर्ट कभी भी बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देता। ठीक, बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देता, लेकिन राष्ट्रपति महोदय को यह शक्ति दे रखी है कि वो बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। ठीक बेटा, तो बहुत लोगों को मिलती है। फिर एक प्रश्न आया, सर जब सब कुछ प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद ही तय करते हैं तो फिर राष्ट्रपति पद की जरूरत क्या है? बेटा, हकीकत में इस पद की जरूरत सिर्फ इसलिए है कि हमारे देश में कोई भी आदरणीय राष्ट्रपति महोदय को कुछ भी गलत सलत नहीं बोलता। अमेरिका में आप देखोगे उनका सबसे बड़ा पद कौन सा है? ठीक है सुरभि, अमेरिका में सबसे बड़ा पद कौन सा है? राष्ट्रपति। और हर कोई गाली किसको देता है? राष्ट्रपति को। हमारे यहाँ सबसे बड़ा पद किसका है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति जी को कोई भी कभी कुछ कहता है कि राष्ट्रपति कमजोर है, राष्ट्रपति निकम्मा है, राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं किया, राष्ट्रपति को पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए, राष्ट्रपति बेकार है? हमारे यहाँ हम लोग किसको श्रेय देते हैं और किसको निंदा करते हैं? प्रधानमंत्री। तो नाम का प्रमुख और वास्तविक प्रमुख में यही रहता है कि हमें अपने नाम का प्रमुख जो है देश का पहला आदमी, उस पर कभी कोई आरोप नहीं लगाते, नीचे वालों पे लगाते रहते हैं। ठीक, समझ में आ गया? सर, पार्डन कैसे और कितनी बार मांगा जा सकता है? कैसे और कितनी बार नहीं, कैसे तो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर, राष्ट्रपति कार्यालय को एक पत्र लिखा जाता है और वह पत्र फिर मंत्रिपरिषद के पास चला जाता है और जो मंत्रिपरिषद उस पर रिकमेंडेशन करता है वही राष्ट्रपति कार्यालय से जारी हो जाता है। कितनी बार? जितनी बार जैसी परिस्थिति हो। अब अगर जो कोई, जस्ट एग्जांपल बता रहा, कोई डॉक्टर साहब हैं, बहुत बढ़िया इलाज करते हैं,
उन वो रोज कम से कम 10 से 20 लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन एक दिन अचानक रोड एक्सीडेंट में उनसे किसी की हत्या हो गई, रोड पे कोई भी कारण रहा हो। अब ऐसी स्थिति में अगर जो डॉक्टर साहब को सजा दे दी जाएगी तो रोज जो वो 10, 15, 20 लोगों की जान बचाते हैं उनका नुकसान हो जाएगा, इसलिए इस आधार पर उनको क्षमा दे दी जाएगी। फिर क्या है, सर क्षमादान शक्ति में राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों में क्या अंतर है? राज्यपाल की शक्तियों में और राष्ट्रपति की शक्तियों में दो मुख्य रूप से अंतर याद रखना कि राज्यपाल सेना के मामलों में कोई निर्णय नहीं ले सकते और मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक, एक तो अपने राज्य के बाहर नहीं निर्णय ले सकते, ये तो समझ में ही आ रहा। दूसरा, राज्यपाल महोदय सेना और मृत्यु दंड छोड़कर बाकी सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। जी सर। सर जी, मैं प्रेसिडेंट जी से मिलना चाहता हूं, क्या करना होगा? अरे साहिल, दिल्ली जाओ, एक चिट्ठी लिखो पहले, सेवा में राष्ट्रपति महोदय कार्यालय दिल्ली, नई भारत सरकार, नई दिल्ली, रायसीना हिल चिट्ठी भेज दो, उसमें अपना कारण लिख दो और कह दो मैं आदरणीय राष्ट्रपति महोदय से मिलना चाहता हूं। वहां से तुम्हें एक पत्र प्राप्त हो जाएगा, उसमें वो तुमसे अपने कागज तुम्हारे मांगेंगे, फिर उन कागजों का वेरिफिकेशन होगा, तुम्हारे बारे में सरकार सारी जानकारी जुटाएगी, फिर तुम्हें एक तय समय दे दिया जाएगा जिसपे तुम्हें दिल्ली जाना होगा। फिर वहां पे तुमसे पूछताछ सारी बातें अधिकारी लोग, पुलिस के लोग करेंगे। उसके बाद अगर जो वो संतुष्ट हो जाएंगे कि तुम कोई गलत आदमी नहीं हो, सही आदमी हो, किस लिए मिलना चाहते हो, तो उसके बाद वो तुम्हें ओके रिपोर्ट वहां से दे देंगे। फिर राष्ट्रपति कार्यालय से तुम्हें समय दे दिया जाएगा, उस समय पर जाकर तुम राष्ट्रपति महोदय से मिल सकते हो। बेटा मैं गया हूं राष्ट्रपति महोदय के कार्यालय, राष्ट्रपति महोदय से मिला हूं। जब अभी फरवरी आएगी तो उनकी मुगल वाटिका खुल जाती है, वहां देखने के लिए सबको ऐसे ही छूट रहती है। प्रणब दा इस मामले में बहुत अच्छे आदमी थे, आदरणीय अभी भी रामनाथ कोविंद साहब बहुत अच्छे आदमी है कि वो लोगों से मिलते हैं, बुलाते हैं, बात करते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कभी भी आप मिलने जा सकते हो। ठीक है सर, एक बार राष्ट्रपति किसी को जब क्षमादान को नकार दें, तब नकार दिया तो नकार दिया, फिर आपको कोई क्षमादान नहीं मिलेगा। राष्ट्रपति महोदय के लिए है, क्या दोबारा कोई मतलब नहीं। जब एक बार उन्होंने आपने अपील की, उन्होंने नकार दी, तो दोबारा क्या अपील करोगे? या तो फिर किसी दूसरे केस में जिसमें तुम्हें सजा हुई है उसमें अपील कर सकते हो, एक ही केस में दोबारा नहीं करोगे। ठीक बेटा, क्लियर सबका? अब हेडिंग डालो, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। कार्यपालिका शक्ति के लिए वही अनुच्छेद 53 याद रखना जिसमें बताया था संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसी से पहला पॉइंट लिख लो, शासन के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। शासन के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। हर जगह नीचे दस्तखत और नाम किसका होगा? राष्ट्रपति। नाम के लिए वही करेंगे, हर आदेश उनके नाम से जारी होगा। और जारी कौन करता है? असली राय किसकी होती है? प्रधानमंत्री महोदय की। ठीक, तो शासन के सभी कार्य राष्ट्रपति महोदय। अब इसमें क्या? सभी वैदेशिक संबंध, सभी युद्ध शांति समझौते, सभी राज्य सरकारों को निर्देश, सभी केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन, सभी नियुक्तियां, महान्यायवादी, सीएजी, सीई, राज्यपाल, वित्त आयोग, यूपीएससी, अध्यक्ष, सदस्य, ये सब कौन करता है? राष्ट्रपति के नाम से। ठीक, फिर एसटी, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज का प्रशासन सब राष्ट्रपति के नाम से करते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह से, लेकिन राष्ट्रपति। वहां भी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, उनके सचिव, वो आदेश जारी करते हैं और वो सचिव सलाह किससे लेके आते हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री से। ठीक, साहिल भाई आईएएस ऑफिसर बन जाओ तभी मिल लोगे प्रेसिडेंट। यस, वेरी गुड आंसर अब्दुल। जब आप लोग आईएएस बनोगे ना तो राष्ट्रपति जी आपको बुलाएंगे,
सभी सिलेक्टेड को राष्ट्रपति जी के यहां जाने का अवसर मिलता है। अंजलि यादव, सर एक व्यक्ति को कितनी बार क्षमादान दिया जा सकता है? इसका कोई भी अभी तक संविधान में प्रावधान, कानून में प्रावधान नहीं है, क्योंकि यह हमारी इच्छा पर है। अब तुमसे पूछा जाए कि तुम कितनी बार हमसे प्रश्न पूछ सकते हो, तुम सही प्रश्न पूछोगे, हम सुनेंगे, हमें लगेगा इसका जवाब नहीं देना चाहिए, हम नहीं देंगे, तुम फिर पूछते रहो। तो इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया कि एक व्यक्ति को कितनी बार, लेकिन सामान्यतः कोई व्यक्ति एक ही बार मांगेगा और उसका मना हो जाएगा तो मना हो जाएगा, मिल जाएगा तो मिल जाएगा। दोबारा फिर कोई अपराध करेगा तो किस मुंह से मांगेगा? इसका मतलब वो अपराधी है। सर मैं तो आईएएस बनकर प्रेसिडेंट ही बनूंगा। वे पढ़ाई करो, बहुत मारेंगे साहिल बदमाश, नहीं तो पढ़ाई लिखाई की बात। क्वेश्चन हो तो पूछो। राष्ट्रपति की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के ही नाम पर होती हैं। सभी सरकारी कार्य, सभी प्रशासन नाम उन्हीं का रहता है और किया जाता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है दोस्तों, ये हमने तुम्हें उस दिन जो बताया था कि राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य, जिनमें मैंने बताया था शांतिकालीन और दूसरी तरफ बताया था संकटकालीन। तो जो शांतिकालीन बताया था उसमें 3 शक्तियां बताई थी। पहला विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, तीनों पूरी करा दी। दूसरी तरफ बताया था संकटकालीन शक्तियां। अब हेडिंग डालो संकटकालीन शक्तियां, जिनमें 3 शक्तियां हैं। पहला राष्ट्रीय आपात 352, दूसरा राज्य आपात स्टेट इमरजेंसी 356 और तीसरा वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। तो ऊपर हेडिंग डाल लो संकटकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर्स, और तुम्हारे लक्ष्मीकांत में ये चैप्टर है आपातकालीन उपबंध के नाम से। आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस। तो संकटकालीन शक्तियों में पहली हेडिंग डाल लो राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। ये बिल्कुल स्वतंत्र अध्याय है तुम्हारी किताब में, या सबको अलग से पढ़ना होता है? बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, राष्ट्रपति जी की शक्तियों से जुड़ा हुआ, या लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। इसको हम ठीक से क्लियर कर देंगे, लेकिन आज शुरू नहीं करेंगे। नेशनल इमरजेंसी बिल्कुल नए तरह का टॉपिक है, हम कल शुरू करेंगे। आज हेडिंग डलवा के छोड़ रहे हैं, कल हम आर्टिकल 352 पर डिस्कशन करेंगे, जिसको हम नेशनल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। तब तक राष्ट्रपति से जुड़े हुए जो भी प्रश्न हो आपके, वो आज आप पूछ लो। बाकी संकटकालीन शक्तियां, राष्ट्रीय आपात 352 को हम कल प्रारंभ करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो भी आपकी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, वो आप हमसे पूछ सकते हो। इसको नए सिरे से पढ़ाना हम कल ही शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी प्रश्न हो आज पूछ लो, और नहीं तो आज की क्लास हम खत्म कर देंगे। जो आपातकालीन उपबंध हैं उन पे हम कल बात करेंगे। ठीक है दोस्त, जो भी कोई क्वेश्चन हो पूछ डालो फटाफट, आज थोड़ा टाइम है। आपातकालीन उपबंध आज शुरू करने का मन नहीं है, वो कल शुरू करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो धन्यवाद। आज की क्लास खत्म, कल फिर मिलते हैं। हाँ, वो जो भी हमारे यहाँ इनरोल्ड विद्यार्थी थे, जिनका कोई भी कोर्स अभी चल रहा था, वो लोग एक बार हमारी वेबसाइट www.shresthies.com पर जाकर ऊपर स्टूडेंट्स के लिए जो पॉइंट बना हुआ उस पर क्लिक करेंगे, वहां से ऑप्शन खुल के आएंगे, तो वहां पे ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म आएगा। वो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म आप लोगों को भर देना है। फोटो और साइन को जो आप पीसीएस आईएएस का जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरते हो उसमें अपलोड करते हो, वैसे ही करना है। 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये खूब ध्यान रखना, नहीं तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। फॉर्म सबमिशन का मैसेज आ जाएगा, फिर आप अपना खुद से वो फॉर्म सबमिट कर सकते हो। फॉर्म भरते समय पासवर्ड आपको अपनी चॉइस का खुद सिलेक्ट करना है। फिर फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको स्टूडेंट आईडी ऑटोमेटिक उसी फॉर्म में आ जाएगी। उस स्टूडेंट आईडी और उस पासवर्ड को आप याद रखेंगे, चाहे तो आप अपने फॉर्म को प्रिंट लेके रख लें। जब भी हम आपको इधर से एक्टिवेट कर देंगे तो फिर वो फॉर्म एक्टिवेट होने के बाद
आप जैसे ही हमारी श्रेष्ठ आईएएस की वेबसाइट पर अपना आईडी और पासवर्ड डालेंगे, आपका वो पेज खुल जाएगा और उसके बाद आप वहां से हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। लेकिन वहां पर वही लोग जुड़ पाएंगे जो हमारे स्टूडेंट होंगे, हमारे यहाँ इनरोल्ड होंगे, जिनकी फीस जमा होगी। वहां पर एनसीईआरटी का बैच चलेगा, वहां पर प्री का बैच चलेगा, वहां पर मेंस का बैच चलेगा। जिन बच्चों ने प्री और मेंस दोनों में एडमिशन ले रखा है, उन दोनों को 2 फॉर्म भरने होंगे, एक आईएएस प्री का, एक आईएएस मेंस का। सर मैंने फॉर्म सबमिट किया था लेकिन मेरे मोबाइल या ईमेल पर कोई मैसेज नहीं आया। मोबाइल और ईमेल पर कोई मैसेज नहीं आएगा। जब साइट पे आप फॉर्म भरोगे तो उसमें लिख के आ जाएगा योर फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड, और फिर उस फॉर्म वही फॉर्म खुल के आ जाएगा। अगर जो नहीं आया है तो आप दोबारा भरिए। उसी में स्टूडेंट आईडी लिखी होगी, उसका आप प्रिंट भी ले सकते हो, उसको अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में सेव भी कर सकते हो। और इतनी चीजें अब सीख जाओ, क्योंकि आईएएस पीसीएस में भी सब ऑनलाइन होने जा रहा है, इतनी तकनीकी जानकारी होगी। ऊपर प्रश्न जो पूछे गए वो पहले बता दूं। सर राष्ट्रपति की कार से कोई एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है तो राष्ट्रपति को सजा मिलेगी या नहीं? क्या इस बंद यार बेवकूफी की बात पूछते हो। हमारी कार से कोई मर जाए, कार से मरने पे सजा उसको मिलती है जो ड्राइव कर रहा होता है। कार जिसकी होती है उससे कोई मतलब नहीं, ड्राइवर को सजा मिलती है। राष्ट्रपति ड्राइवर होते हैं। सर एक बार किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति एक बार क्षमा कर दिए तो दोबारा क्षमा कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। इसके लिए संविधान मौन है, कानून मौन है। किसी भी व्यक्ति को कितनी बार क्षमा मांग सकता, कितनी बार कर सकते, इसके लिए कोई भी प्रावधान कहीं भी नहीं है। मौन होता है मतलब ऐसा हो सकता है। सर ऐसा कोई केस जिसमें पार्डन नहीं मांगा जा सकता? सभी केस के लिए अनुमति दी गई है, आप मांग सब में सकते हो। अगर जो केस ऐसा है तो वो उस पर बात ही नहीं करेंगे। सर क्या राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है? नहीं, कार्यपालिका के प्रति कोई, कार्यपालिका का कोई कर्मचारी कार्यपालिका के प्रति किसी की जवाबदेही नहीं। जवाबदेह कार्यपालिका काम करती है, एग्जीक्यूशन करती है, और जवाबदेही हमेशा विधायिका के प्रति होती है कार्यपालिका की, या किन्हीं परिस्थितियों में न्यायपालिका के प्रति। कार्यपालिका के प्रति किसी की जवाबदेही नहीं, तो राष्ट्रपति की तो किसी के भी प्रति नहीं होती। सर मेंस का भी क्लास होगा? हाँ होगा। सर मैंने फॉर्म सबमिट, हाँ ठीक, मेरा क्वेश्चन बता दिया, ओके थैंक यू सर जी। सर क्या एनसीईआरटी का पूरा नहीं हुआ तो अब सर प्री का बैच होगा या एनसीईआरटी? एनसीईआरटी में वर्ल्ड हिस्ट्री का छोटा सा हिस्सा छूटा हुआ है, पहले वो पूरा कराया जाएगा, तब नए बैच की डेट दी जाएगी, तब आप प्री में वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ का बैच लगेगा क्या? अभी कोई सूचना आरओ के बारे में हमारे पास नहीं है। आरओ में चूंकि उतने बच्चे नहीं थे मेरे पास, अधिकतर बच्चे पहले हमसे पढ़ चुके हैं, इसलिए अलग से उसका बैच अभी लगने की संभावना बहुत कम है। यदि इंक्वायरी 50+ आ जाएगी तो आरओ का भी बैच ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। बाकी चीजें इंक्वायरी नंबर 9412444333 पर आप बात कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। कल फिर मिलते हैं संकटकालीन शक्तियों पर बात करने के लिए। धन्यवाद। कल फिर